प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है सामाजिक क्रिया को समझने की विधियाँ। मैक्स वेबर का मत है कि मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी सामाजिक क्रिया नहीं होती, ऐसा मैक्स वेबर कहते हैं। उसने मानवीय क्रियाओं की प्रकृति को दो भागों में बांटा। कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो स्पष्ट होती हैं, जिन्हें समझने के लिए मस्तिष्क पर जोर नहीं देना पड़ता। दूसरी ओर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका बाह्य व्यवहार स्पष्ट नहीं होता। इन क्रियाओं के उद्देश्य एवं प्रयोजन मालूम करना कठिन होता है। जब तक मानवीय क्रियाओं के अर्थ में उद्देश्य एवं प्रयोजन को न समझ लिया जाए, तब तक सामाजिक स्थिति को समझना भी मुश्किल होता है। यही कारण है कि वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए कुछ विधियों को उल्लेख किया, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला बौद्धिक विधि, दूसरी भावात्मक विधि। बौद्धिक विधि को दो भागों में बांटा, तर्काश्रित विधि और गणिताश्रित विधि। और भावात्मक विधि को दो भागों में बांटा, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक विधि। अब हम बौद्धिक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर का मत है कि किसी सामाजिक क्रिया ऐसी सामाजिक क्रियाएं जिन्हें समझने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए उसे बौद्धिक विधियां कहते हैं। बौद्धिक विधि को भी उन्होंने दो भागों में बांटा, तर्काश्रित और गणिताश्रित। तर्काश्रित में सामाजिक क्रिया को समझने की प्रथम विधि बौद्धिक विधि है, जो तर्क पर आधारित होते हैं। अर्थात कई मानवीय क्रियाएं तर्क और विवेक तथा कार्य कारण पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति गणित का अध्ययन का इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, तब उसकी यह क्रिया तर्क पर आधारित होती है। इसके स्थान पर यदि वह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, तो वो क्रिया उसकी तर्क द्वारा पूरी नहीं समझी जा सकती। गणिताश्रित विधि, इस विधि के अंतर्गत गणित के आधार पर समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए 2 + 2 करेंगे तो 4 होते हैं। 2 और 2 को मिलाकर 4 होने की क्रिया को गणित की अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसके बाद भावात्मक विधि है। मानव एक भावना प्रधान प्राणी भी है। वह सदैव ही अपनी क्रियाओं का संचालन तर्क एवं बुद्धि के आधार पर नहीं करता, वरन कई क्रियाएं तो भावना प्रधान होती हैं, जिन्हें समझने के लिए भावना का ही सहारा लेना होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति डाकू या अपराधी बनकर अपराध कार्यों में संलग्न हो जाता है। उसकी इस क्रिया को समझने के लिए हमें तार्किक विधि के स्थान पर भावात्मक विधि का सहारा लेना होगा, और हमें उन भावनाओं का पता लगाना होगा जिनकी वजह से वह डाकू या अपराधी बना। भावात्मक विधियों को भी वेबर ने दो भागों में बांटा, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक विधि। अब प्रत्यक्ष अवलोकन विधि भावात्मक आधार पर सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए एक विधि प्रत्यक्ष अवलोकन विधि है। कई क्रियाओं को हम अवलोकन के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, खिलाड़ियों द्वारा मैच प्राप्त की गई विजय को हम उनके द्वारा मैच खेलने के लिए पूर्व में की गई तैयारियों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी प्रकार के पारस्परिक विवाद, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा अन्य कई क्रियाओं को भी हम अवलोकन के द्वारा समझ सकते हैं। उन्हीं उद्देश्यों का प्रयोजन को जान सकते हैं। व्याख्यात्मक विधि में मैक्स वेबर का मत है कि कई क्रियाओं को मात्र अवलोकन से नहीं समझ सकते, उन्हें समझने के लिए उनकी व्याख्या करनी होगी। व्यक्ति को भी क्रिया क्यों करते हैं, किसी विशिष्ट प्रकार की क्रिया के पीछे क्या उद्देश्य हैं, इन प्रश्नों की व्याख्या संभव है। उदाहरण के लिए, एक छात्र द्वारा कठोर परिश्रम करने पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वह परीक्षा में अच्छे अंकों से प्राप्त करना चाहता है, उच्च पद और अच्छे जीवन साथी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार व्याख्यात्मक विधि में क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या एवं विश्लेषण करके उसे समझने का प्रयत्न किया जाता है। वेबर के अनुसार प्रत्येक सामाजिक क्रिया का कोई न कोई अर्थ एवं उद्देश्य अवश्य होता है, जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन इस रूप में करता है कि वे क्रियाएं दूसरे की क्रियाओं से किस प्रकार से प्रभावित होती हैं। यही समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न हो जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में घटनाओं का तार्किक विश्लेषण कार्य कारण के आधार पर तो किया जाता है, किंतु उनका उद्देश्य और अर्थ क्या है ये नहीं देखा जाता। प्राकृतिक विज्ञान में अर्थहीन और जीवन रहित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने आप गठित होती हैं, जबकि समाजशास्त्र में घटनाओं के
अर्थपूर्ण व्याख्या की जाती है, उनके उद्देश्यों पर भी विचार किया जाता है। वेबर की मान्यता है कि घटनाओं के अर्थ को समझे बिना उनकी कार्य कारण के आधार पर व्याख्या अपूर्ण ही रहेगी। वेबर समाजशास्त्र में व्यक्ति और उसकी सामाजिक क्रिया के अध्ययन को सर्वाधिक महत्व देते हैं और यही समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्न हो जाता है। मैक्स वेबर ने प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों तथा समाजशास्त्र के नियमों में भेद किया है। नियमों की खोज करना प्राकृतिक विज्ञानों का एक लक्ष्य है, सामाजिक समाजशास्त्र जबकि समाजशास्त्र सिद्धांतों के अलग से सामाजिक व्यवहारों को समझना, ऐतिहासिक घटनाओं को उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर कार्यकारण के ध्यान में रखकर समझना होता है। अब हम मैक्स वेबर के द्वारा जो सामाजिक क्रिया की जो आलोचनाएं हैं उसको भी समझने के प्रयास करेंगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण इस तरीके से किया है कि उसमें जीवन के राजनीतिक, धार्मिक एवं वैज्ञानिक पक्षों को सम्मिलित किया जा सके। वे क्रिया के प्रकारों के अध्ययन से ऐसा व्यापक निर्वचन प्रस्तुत करना चाहते थे जो संपूर्ण जगत के लिए वैध हो। इनका दृढ़ विश्वास है कि उनके द्वारा प्रस्तुत क्रियाओं का वर्गीकरण सार्वभौमिक रूप से सत्य हो। वेबर ने क्रियाओं की वर्गीकरण में तार्किकता और मूल्य दोनों का समन्वय स्थापित किया। घटनाओं के सही परिणामों को ज्ञात करने के लिए इन दोनों का सहारा लिया जाना आवश्यक है। यद्यपि वेबर का सामाजिक क्रिया सिद्धांत समाजशास्त्र को उनकी एक अनुपम भेंट है, परंतु फिर भी उनकी समाजशास्त्रियों के द्वारा आलोचना की गई है जो इस प्रकार से हैं। प्यारे विद्यार्थी, उसको समझने का प्रयास करें। पहली आलोचना की गई कि वेबर की सामाजिक क्रिया के संबंध में एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने इसके नकारात्मक विश्लेषण के पर ही विशेष जोर दिया गया है। अर्थात उन्होंने प्रमुखतः ये बताया कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया के विभिन्न तत्वों उनके स्पष्टतः विश्लेषण नहीं किया गया। नंबर 2, वेबर के समाजशास्त्र पर मार्क्स के समाजशास्त्र का स्पष्टतः प्रभाव देखा जा सकता है। जहां मार्क्स ने सरबराह वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष में सरबराह वर्ग को विशेष महत्व दिया है, यहाँ वेबर ने बुर्जुआ वर्ग पूंजीपति को महत्व दिया। अतः वेबर के विचार को पूंजीपति वर्ग के पोषक के रूप में देखा जाता है। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि वेबर ने सामाजिक क्रिया को मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं एवं शब्दों द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया है। भावात्मक क्रिया उसका प्रमाण है। इस प्रकार सामाजिक क्रियाएं सामाजिक न होकर मनोवैज्ञानिक हो जाती है। क्रियाओं के प्रकारों के उल्लेख में वेबर ने व्यक्ति के मस्तिष्क, भावनाओं एवं आदतों को महत्व दिया है। इसमें वह मनोवैज्ञानिक जगत एवं दोष के शिकार हो गए हैं। मेलिनोस्की ने जर्मन फिलोसॉफी में बताया कि वेबर का सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण है वो जिसमें उन्होंने 4 प्रकार की क्रियाओं को उल्लेख किया, गलत है। व्यवहार का मूल स्रोत उत्प्रेरणाएँ हैं। चूँकि मूल उत्प्रेरणाएँ 3 प्रकार की होती हैं, अतः व्यवहार या सामाजिक क्रिया भी 3 प्रकार की ही हो सकती हैं, जो इस प्रकार है। पहला तर्क, दूसरा संवेग, तीसरी है भावनाएँ। लेकिन रेमंड एरन और टालकर पार्सन्स तथा वेंडेक्स ने मेलेनओक की उपयुक्त आलोचनाओं को सही नहीं माना। इन विद्वानों की मान्यता है कि जब व्यक्ति किसी मूल्य को महत्वपूर्ण मान लेता है और उनके अनुरूप व्यवहार करना उनकी आदत बन जाती है, जब उसे वह अपना कर्तव्य समझ लेता है, तो ऐसी दशा में उसका यह व्यवहार मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। रेमंड एरन ने एक उदाहरण दिया कि कर देने से संबंधित 2 प्रमुख कारण हैं। प्रथम एक तो यह है कि कर नहीं देने पर पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर रहेगा और कई प्रकार की समस्याएं उठ खड़ी होंगी। दूसरा यह है कि व्यक्ति कर देना अपना पवित्र दायित्व समझता है। कर देना उनकी आदत बन गई है, अतः वह कर देता है। और यदि इस दूसरी श्रेणी में आने वाले लोगों को की कर चुकाने की क्रिया पर विचार किया जाए तो क्रिया मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं। एलन टोरेन कहते हैं कि वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता। वे क्रिया के सिद्धांत में मानदंडों में अनुरूपता मानते हैं जो कि
अत्याज है, इसके विभिन्न परिवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती। यह तो मानकर चलता है कि मानदंड पूर्व स्थापित हैं, किस प्रकार से स्थापित हुए हैं इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है। इसके बाद सामाजिक संरचना व संस्कृति का अध्ययन नहीं करता, अपूर्ण वर्गीकरण है। और कोहेन कहता है कि वेबर का क्रिया सिद्धांत सीधी सपाट व स्पष्ट नहीं, वर्ण घुमावदार व पुनरोबल है। मर्टन कोहेन आदि का मत है कि वेबर की क्रिया सिद्धांत एक सीमा तक तो लघु स्तर पर सामान्यीकरण कर सकता है, किंतु समाज का वृहद स्तर पर सामान्यीकरण करने में असमर्थ है। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी मैक्स वेबर ने क्रिया के सिद्धांतों का समाजशास्त्र में काफ़ी महत्व है। सामाजिक क्रियाएं एक समाज के निर्माण एवं विकास में प्रमुखतः योग देती है। वेबर ने संपूर्ण समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के आधार पर ही समझाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।